हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट मास्टरी में। आज का जो लाइव टेस्ट हुआ है उसका सलूशन यूरोप में राष्ट्रवाद जो सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसका सलूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल और टेस्ट मास्टरी ऐप से जुड़े रहें। इसका लाइव टेस्ट देने के लिए मेरे मेरे ऐप पर जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसको डाउनलोड करके और वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद में बीजारोपण यूरोप में कब से हो चुका था। तो राष्ट्रवाद का बीजारोपण पुनर्जागरण काल से हो चुका था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। पुनर्जागरण काल का अर्थ होता है कि एक नए व्यक्ति का खोज, अर्थात कि जो व्यक्ति होता है वो अपने पुराने ढंग को, पुराने कला को छोड़कर एक नई कला में प्रारंभ जीना करता है। तो उसमें ही क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1789 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो हम पढ़े हैं कि 1789 को हम फ्रांस की क्रांति से जानते हैं। यह इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 नंबर, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई गई थी। फ्रांस में शासन वंश किस स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई थी। तो वो बूर्बो वंश द्वारा हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कार्बोनरी संगठन जो एक गुप्त दल था, इसका गठन इसलिए हुआ था कि वो छापेमार युद्ध करे और अपने देश को यानी इटली को विजयी बनावे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। यानी इटली और जर्मनी को एकीकरण कौन नहीं करना चाहता था। तो वह ऑस्ट्रेलिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि यह आज़ाद न हो और इसको हम भरपूर लूटें और इस पर हम बार बार आक्रमण करके इसको खाली कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रधानमंत्री पद पर इसको काउंट काबूर को नियुक्त किया। किसने? तो विक्टर इमैनुअल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गैरिबाल्डी हीगेल का समर्थक था। इसको याद रखिएगा। हीगेल अब कौन था? तो हीगेल एक दार्शनिक था। अब दार्शनिक क्या होता है इसको हम कभी वीडियो बनाकर आपको बताएंगे दार्शनिक क्या होता है। जो हीगेल एक था वो दार्शनिक था। इसका समर्थन आपको मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर सब करते हैं। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का आता है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बी सही होगा। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जाल्वेरिन कैसी संस्था थी। जाल्वेरिन कैसी संस्था थी। तो व्यापारियों की संस्था थी जाल्वेरिन, जो कि व्यापारियों की संस्था परसा के व्यापारी लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एक संगठन बनाया था जिसका नाम जाल्वेरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चर्चिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चर्चिस्ट आंदोलन का कारण था कि इसमें लोगों का मांग था कि हमें
मताधिकार की नियुक्ति दे, हमें स्वतंत्रता दे, लेकिन वहाँ के कूटनीतिकों ने इसको दबाया और इसका परिणाम ये निकला कि वहाँ से चर्चिस्ट आंदोलन का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। माने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1832 में, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। और इस स्वतंत्र राष्ट्र का आपको एक ऑब्जेक्टिव बता दे कि इस स्वतंत्र राष्ट्र का राजा बना जिसका नाम ओटो था। इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है कि स्वतंत्र राज्य का राजा कौन था, तो वह ओटो था यूनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि 1829 में, जिसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो इसमें एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। यह संधि तुर्क और यूनान के बीच हुई थी। यह संधि तुर्की और यूनान के बीच हुई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी, तो तुर्क और यूनान के बीच हुई थी, क्योंकि तुर्की का समर्थन मिस्र था और यूनान से युद्ध चल रहा था। उसमें बहुत हानि हुई, लोगों की जाने गई, जिसको देखकर एक संधि कराई गई जिसे एड्रियानोपुल की संधि कहते हैं। इसको 1829 में कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच सेडन का युद्ध हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो वह रूस था जो पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि पोलैंड को फ्रांस तथा इंग्लैंड का समर्थन नहीं मिल पाया, इसीलिए रूस ने पोलैंड को कुचल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सन 1870 में और पर्सा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? यानी आपको याद है कि सन 1870 में कहाँ युद्ध हुआ था? सेडन में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसके बीच हुआ था ये भी याद कीजिएगा। कहाँ? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। 1870 में कौन सा युद्ध? तो हुआ था सेडन का युद्ध। इसके बाद ही इस युद्ध का परिणाम देखते हुए 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि की गई। इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, यूनानियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? यूनानियों के लिए किस देश का साहित्य प्रेरणा स्रोत था? तो वह था यूनान। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यूनान से यूरोप वासियों ने बहुत कुछ सीखा था, इसीलिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? युवा इटली संस्था, यानी आप युवा का मतलब यंग इंडिया, यंग इटली संस्था का विकास किसने किया? तो मेजिनी ने किया। ध्यान से सुनिएगा, यंग इटली और यंग यूरोप यदि दोनों पूछे तो इस संस्था का विकास मेजिनी ने ही किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो वो कूटनीति था। आपको पढ़ाया गया है कि कवि नहीं था, न नाटककार था, न संगीत था। वह एक कूटनीतिक था जो अपने कूटनीति से अपने देश जर्मनी को क्या किया? विजयी बनाया। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुएल था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुएल था। यही विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूल को क्या किया? प्रधानमंत्री घोषित किया।
किसको? काउंट काबूर को। और ध्यान से सुनिएगा कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? यानी यूनान में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसके दौरान में जो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का जो था, इंग्लैंड का कवि था, वो कौन था जो शहीद हो गया? तो वो लॉर्ड बायरन था। यह एक कवि था जो इंग्लैंड का था, यूनान में आकर यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर इनका मृत्यु हुई, जिसका नाम लॉर्ड बायरन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का हो रहा है, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो वह परसा था जो जलवेराइन की स्थापना की थी। जलवेराइन क्या है? एक व्यापारियों का संगठन था। जो आपको बताए हैं कि जलवेराइन एक व्यापारियों का संगठन था। ये अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस संगठन को बनाया। जलवेराइन यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा, और व्यापारियों का संगठन था, व्यापारियों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को ही यूरोप का मरीज, इसे ध्यान से याद रखिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आप मारिएगा तुर्की का। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो वह था फ्रांस की। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो वह है यूनान। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि यूनान ने ही अपनी संस्कृति तथा कला विकास, संस्कृति और कला विकास किसको प्रदान किया था? यूरोप वासियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ की राजवंश का शासक कौन था? तो बुर्बो वंश का शासक था। वहाँ पे 1789 जब नेपोलियन बोनापार्ट का समय था, तो उस समय कौन वहाँ का राजा शासक करता था? तो वो था बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो उसने 3 युद्ध किया था। वह युद्ध कौन कौन था? डेनमार्क से जर्मनी के एकीकरण करने के लिए ध्यान से सुनिएगा कि डेनमार्क से युद्ध किया, उसके बाद सेडेवा का युद्ध और सेडोन का युद्ध। यह तीनों युद्ध महत्वपूर्ण था क्योंकि यही तीनों युद्ध से ही जर्मनी का एकीकरण हुआ जो बिस्मार्क ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जर्मनी राष्ट्र था जो सम्मिलित नहीं हुआ था। इसमें सभी देश जैसे ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सभी देश सम्मिलित हुए थे, लेकिन जर्मनी सम्मिलित नहीं हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30 नंबर, यंग इटली के संस्थापक कौन था? देखिए प्रश्न आ गया, जो हमने बताया था कि यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो वह था मेजिनी। और इसी के साथ पूछेगा कि यंग यूरोप, यदि यंग यूरोप और यंग इटली पूछे तो दोनों का
संस्थापक मेजनी ही था। इसे साफ ध्यान से याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर, पारसा का शासक कौन था? तो पारसा का शासक विलियम प्रथम था। पारसा का शासक विलियम फर्स्ट था। नेक्स्ट 32 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, यूरोप का मरीज कहा जाता है। देखिए प्रश्न हमने ऊपर बताया था, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी देश पर आक्रमण कर देता था और उसको लूट लेता था, इसीलिए यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की, जो 1806 में इस संघ का स्थापना किया नेपोलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो वह था कि इंड्रियानुपुल की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई। इंड्रियानुपुल की संधि कब हुई थी? यह संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में? तो तुर्की और यूनान के बीच में। तुर्की और यूनान के बीच में यह संधि हुई थी। यह संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि तुर्की और यूनान में युद्ध चलने के कारण बहुत लोगों की जान माल की क्षति, अपार धन की क्षति हो रही थी, तो अन्य देशों ने देखा तो इस संधि को कराया 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यंग यूरोप, देखिए प्रश्न आ गया, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो वह था मेजनी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यंग यूरोप और यंग इटली पूछे तो मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर का मतलब शासक। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कैसी शासन चली? तो वह निरंकुश शासन चली। जैसे कि हम देखते हैं चार्ल्स 1830 के बाद चार्ल्स 10वां आता है, तो वह निरंकुश तथा प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी। चार्ल्स 10 था, वह निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। इसीलिए 1830 के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो वहीं हमने बताया था, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वहीं 38 नंबर क्वेश्चन है, यह भी पुनर्जागरण का मतलब क्या हमने बताया था कि एक नए विचार का विकास करना, यानी नए विचार युक्त मानव का विकास करना, उसे क्या कहते हैं? पुनर्जागरण का। यानी फिर से जगना, पुनः माने दोबारा, जागरण माने जगना, यानी फिर से जगना, अपनी संस्कृति अपनी कला को छोड़कर किसी अन्य के कला में मिलकर और अपने को नया सीख और नया राह देना ही पुनर्जागरण काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो वह था आपका बिस्मार्क ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। जर्मनी की एकीकरण क्या आवश्यकता थी इस नीति की? क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने इस नीति को अपनाया। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वह था सेडॉन का युद्ध। सेडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ। सेडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ, जो कि जर्मनी का एकीकरण
इसी समय पूरा हुआ। सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांस तथा किसके बीच? पर्सा का बीच हुआ था। इसमें पर्सा की हार हुई और जब यह फ्रांस हार गया तो उसकी हार के कारण एक नए राष्ट्र की उदय हुआ जिसका नाम जर्मनी था। और इसी के बाद यानी 1871 में ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। तो बच्चों, आज हमने लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन जो 40 क्वेश्चन थे यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हल कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। और डेली टेस्ट देने के लिए देखिए हमारे ऐप पर डेली टेस्ट हो रहा है, डेली लाइव टेस्ट हो रहा है। 10 बजे रोज डेली टेस्ट डलाया जाता है और आप फ्री में, बिना फी के, बिल्कुल मुफ्त में आप इस हमारे प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम टेस्ट मास्टरी है, टेस्ट मास्टरी अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च मारेंगे तो प्लेटफॉर्म पर वो आ जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्री में टेस्ट दीजिए, बिल्कुल फ्री, मुफ्त में। और साथ में आपको एक बुक, फार्मूला का बुक साथ में फ्री मिल रहा है। फार्मूला का बुक बिल्कुल फ्री मिल रहा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इंस्टाग्राम चैनल जुड़िए, फेसबुक चैनल जुड़िए, यानी मेरे तमाम सोशल मीडिया से जुड़िए और इस महाधमाका का लाभ उठाइए, जो कि फ्री, बिल्कुल फ्री, क्लास 10th के लिए बिल्कुल फ्री अभी टेस्ट चल रहा है। और बच्चों को जोड़िए। हम लोगों का सपना है कि पूरे बिहार के बच्चे को फ्री पढ़ाना, कम से कम फी में पढ़ाना, बिल्कुल फी में नहीं पढ़ाना, क्योंकि बहुत बच्चे गरीब होते हैं और उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता है। तो हम लोगों का एक ऐसा सपना हुआ कि पूरे बिहार के बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाए, जो कि गरीब हैं, गांव से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए। तो बच्चे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अनेक लोगों को जोड़िए, मेरे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए और साथ में लाइक कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। इसके पहले हम लोगों ने साइंस का, मैथ का प्रत्येक दिन यानी डेली एक ऐसा टेस्ट हो रहा है जो कि VVI परीक्षा में आने वाला प्रश्न पूछा, परीक्षा में जो आता है प्रश्न, उसी प्रकार के प्रश्न को हम यहाँ पर टेस्ट लेते हैं और 2:30 बजे करीब में इसका सॉल्यूशन अपने ऐप और यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक और बच्चों तक प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।